बागवान भाइयों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार पुनः आप लोगों से सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। आज का मेरा लाइव आने के पीछे का मकसद सिर्फ बागवानी की ही बातें, जो कि काफ़ी सालों से काफ़ी पॉपुलर हो रही है, आप लोग उसको सराह रहे हैं और उसका असर आप भी देख ही रहे होने। पिछले 5 एक साल में तो काफ़ी ज़्यादा असर, चाहे आप डिपार्टमेंट पे देखिए, चाहे सरकारों पर देखिए। आजकल का समय डिजीज़ मैनेजमेंट का, कौन कौन सी बीमारी आती है, कैसे हम स्प्रेज करें, क्या डालें क्या ना डालें, पियर का क्या शेड्यूल रहेगा, सेब का क्या शेड्यूल रहेगा। तो आज इन सभी विषयों पर हम सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश डालेंगे और ये फार्मर के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो चाहे प्रैक्टिकली है चाहे साइंटिफिकली है, जो भी हमारे को जानकारी है वो हम साझा करते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। सॉइल पे, आपकी स्प्रेज पर, और तीसरा रहेगा किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या जो भी होगी। तो अभी आजकल का अगर हम समय देखेंगे, बिल्कुल लो हाइट में जो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ तो ऑलमोस्ट ½ इंच ग्रीन भी क्रॉस कर चुकी है कई जगह। तो जो हाइट है या मिडल है, कई जगह पे अभी सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों का था कि भाई अभी क्या स्प्रे करनी चाहिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्प्रे रहती है इस वक्त, वो तो रहती है हमारी HMO की। मगर यहाँ पर हम लोग, आप और हम सभी लोग एक गलती करते हैं कि हम ज़रूरी समझते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड डालना। आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो TSO या HMO है हमारा, वो ऑलरेडी ही इंसेक्ट का काम करता है, वो दम घोट के मारता है और उसकी फिल्म पूरी चढ़नी चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा अपने पौधे को। और बहुत सारे लोगों के ये भी आएगा कि TSO डाले HMO, तो TSO का जमाना, टाइम चला गया, सॉरी, वो विंटर ऑयल था, अब समर ऑयल ही पड़ेगा हमारे। तो TSO आप करें, सिर्फ आप इंसेक्टिसाइड सिर्फ एक शर्त पर डाल सकते हैं कि आपके पास अगर वुलिया फीड काफ़ी है, बगीचे में अभी भी दिख रहा है, तभी आप इसमें क्लोरोफोरिफॉस की 400 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिए। अदरवाइज आपको डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, कि जो सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है, वहां कौन सी ऐसी फंगेसाइड करे। तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन रहेगी, जो बहुत ही बढ़िया और सस्ता रहेगा, वो है हमारा सल्फर। जो सल्फर आता है उसको आप 600 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से अपने बगीचों में स्प्रे कर सकते हैं। चाहे वो स्कैब है, चाहे काफ़ी हद तक माइट को भी कंट्रोल करता है वो, और दूसरी अन्य जो भी फंगस होगी पौधे में कहीं भी, तो वो भी पूरी कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं, पियर में भी और सेब में भी। कि जब आपका लगभग 5% के करीब या उससे पहले लगभग पिंक बर्ड जब कंप्लीट आ जाते हैं आपके बगीचों में, तो एक स्प्रे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, वो होती है 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस। वो बूस्ट करने के लिए होती है, एनर्जी देने के लिए होती है। अगर वीक फ्लावर आ रहा है आपका तो उसको बूस्ट करती है, और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 150 के आसपास। पहले तो काफ़ी सस्ता आता था, 80 से 100 रुपये का किलो। आजकल महंगाई के साथ बढ़ गया है, तो 150 के आसपास वो आपको कॉस्टिंग करता है। 1 किलो 200 लीटर पानी में आप उसकी स्प्रे करते हैं, और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, भिगोना नहीं है पौधा अपना। सिर्फ TSO के लिए भिगोना है अच्छे से, सल्फर के लिए आप अच्छे से भिगो सकते हैं, मगर इसके बाद की जो स्प्रे होगी उसमें आपको पूरा पौधा भिगोने की जरूरत नहीं है। 1261 की आपकी ये स्प्रे, आप इसको बहुत ही जरूरी समझे, और ये बहुत जबरदस्त फायदे देता है। आपकी जो डंडी का साइज, फ्लावर का साइज, वो काफी अच्छा इंक्रीज होता है। अब इसके बाद आती है आपकी जो स्टेज आएगी, वो आएगी आपकी, कुछ लोग पिंक बर्ड बोलते हैं, कुछ उसको फ्लावर टाइम में बोलते हैं।
तो जो पिंक बर्ड स्टेज है, एक्चुअल में वो पिंक बर्ड है कौन सी स्टेज है? तो आपको टाइम कौन सा पकड़ना है? जब आपके बगीचों में 5 से लेकर 10% के बीच का फ्लावर आए, तो वहां पर जो आपके पास अभी अवेलेबल है कुछ चीजें, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा पिंक बर्ड की स्टेज का, जिंक 100 ग्राम चेलेटिड, बोरॉन आपका 200 से 250 ग्राम 200 लीटर पानी में। और कुछ लोगों को कॉर रॉट की प्रॉब्लम रहती है, जब आपका बीज अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। वो ज्यादातर तब आती है अगर आपके फ्लावर और पिंक बर्ड के आसपास अगर मॉइस्चर रहे, बारिश आए, तो ज्यादा वो प्रॉब्लम आती है। कोई लोग तो बहुत ही ग्रसित रहते इस चीज से। तो आपको उसमें आप स्कोर डाल सकते हैं, बेबिस्टीन डाल सकते हैं, उसी के साथ जिंक और बोरोन के साथ। और अगर आपको आप 1261 की स्प्रे कर चुके हैं, तो आपको वहां पर कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं। कई लोग यूरिया भी डालते हैं, तो आपको वहां डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले ही दे चुके हैं आप। अब बात आती है पीजीआर की। इस वक्त हमारे पास जो लीगल वे में मार्केट में उपलब्ध है वो है हमारा प्रोमेलिन, जो कि सुमिटोमो कंपनी ने लॉन्च किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स है। तो बागवान साथियों, आप ऐसी भी कोई भी चीज अब स्प्रे ना करें जब डुप्लीकेसी आ जाती है और ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल हो। तो आप जरूरी नहीं कि उसकी स्प्रे करें ही, तो डुप्लीकेट ना आपके पास बिल है, कल को 19-21 हो गया तो आप क्या करेंगे? अभी बात आ रही है 16,000 रुपए कीमत, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, मुझे भी लग रहा है ज्यादा है। और अभी भी मेरी बात कंपनी के साथ जो चली है कि हम ये बोल रहे हैं कि इसको 12,000 के आसपास स्टेबल करने की कोशिश की जाए। प्रोमेलिन के रेट 12,000 के आसपास मुझे लगता है कि काफी है, इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। अब अगली जो बात आती है हमारी पीजीआर की स्प्रे करने का तरीका, या कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम। तो हमेशा बागवान साथियों याद रखना कि जब भी आप पीजीआर की स्प्रे करते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रेश वाटर है उसी को इस्तेमाल करें। स्टोर्ड वाटर को आप अवॉइड करें, फ्रेश पानी भरे उसी से आप स्प्रे करें, क्योंकि स्टोर वाटर का पीएच हाई हो जाता है और दवाई इतनी कामयाब नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको फ्रेश वाटर इस्तेमाल करना है। और स्प्रे को आप थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि बैटरी वाली जो पिट्ठू करते हैं उससे इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, इसलिए जो इंजन लगा पिट्ठू स्प्रेयर आता है या उससे कीजिए, या पावर स्प्रेयर आप बिल्कुल लोअर प्रेशर पे फॉग गन से कीजिए, जो मिस्ट डाले और थोड़ा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि आपको लगभग जहां आपके 2-3 ड्रम पड़ते हैं वहां आपको 1 ड्रम में स्प्रे करनी पड़ेगी। अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, इसमें भी कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे भी फोन आते हैं कि डोज क्या है। जो कंपनी ने रिकमेंडेड डोज दिया है वो लगभग फुल ब्लूम पे आपके 250 ml का डोज रिकमेंड किया है। और मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली, और आप लोग भी मानेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे और उनकी कंडीशन में फर्क है। और हमारा जो प्लांट है उसमें 1-1 महीने तक फ्लावर ही चलता रहता है, ज्यादा भी चला जाता है कई बार, अगर ड्राई कंडीशन हो 1.5 महीने तक फ्लावर आते रहते। तो हम कौन सी आइडियल सिचुएशन माने? तो मुझे ये लगता है कि आपको स्प्लिट डोजेज में डालना पड़ेगा। और स्प्लिट डोजेज में और सिंगल डोजेज में आपको क्या ध्यान रखना है? स्प्लिट डोजेज में अगर आप जब डालते हैं तो इसको लगभग 60% के आसपास आप पहला डोज डालेंगे, 125 ml के आसपास। जो सेकंड डोज डालेंगे वो 90-100 के आसपास आप इसको डाल सकते हैं। फिर कई लोग इसको 3 उसमें भी कर सकते हैं। आप 60 पर 100 ml डालिए, 200 लीटर पानी की रिकमेंडेशन होगी ये। और लगभग 100 पे सेकंड एप्लीकेशन 100 ml की, और उसके बाद पीनट के आसपास एक आप 100 ml की और डाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे बड़े पौधे हैं, रॉयल के पौधे, उसको कैसे हम कवर करेंगे? 100% तो कवर नहीं हो सकता हमारे से, क्योंकि हमारी कंडीशन बड़ी अलग है। तो आपको, मुझे ये लगता है कि जो 80% के आसपास जब फ्लावर आता है आपका, कुछ पहले छूट गया कुछ बाद में छूट जाएगा, कोई इशू नहीं, इतना चलेगा। तो 80% के आसपास आप 250 ml का डोज पूरे ऑर्चर्ड में आप स्प्रे कर सकते हैं इसका। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है लोगों को खाद डालने से संबंधित। तो जो अगर सॉइल मैनेजमेंट की हम बात करें, अब आपका जब आपका ग्रीन टिप और सिल्वर टिप के आसपास का समय आ जाता है, तो इसका मतलब आपके 20-1 दिन रह गए फ्लावर आने में, सिल्वर टिप ग्रीन टिप के आसपास। तो इस वक्त नाइट्रोजन अप्लाई करने का आपके पास बहुत समय, अच्छा समय है, मॉइस्चर भी अभी अवेलेबल है, कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना महंगा नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लीच होता है। तो बागवान साथियों, मैंने यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला निकाला है, और पहले भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रैक्टिकली है कि अब आपको जब कैल्शियम नाइट्रेट पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को यूरिया एक ऑल्टर के रूप में देखना पड़ेगा।
तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप यूरिया डालेंगे तो 60% यूरिया और 40% उसमें कैल्शियम नाइट्रेट आप मिक्स कर सकते हैं। लगभग 1.25 कट्टा यूरिया का जब आप लेंगे तो 1 कट्टा 25 किलो का आप उसमें आईडिया से मिक्स कर दीजिए। और एक बार में नहीं डालना है, आपको उसको स्प्लिट डोजेज में डालना है, 2 टाइम, 2 बार। तो जो आपका यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट का घोल होगा उसको आपको तोड़ना है। अब कोशिश तो आप ये करें कि 3 बार में उसको तोड़ के डालें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 1.25 किलो आप अभी डालिए, फिर आधा पौना बाद में डाल दीजिए लगभग सेटिंग के बाद, और आधा किलो का डोज आप लगभग वॉलनट से पहले पहले डाल सकते हैं। अगर मॉइस्चर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 डोजेज में डाल सकते हैं। अगर 3 में पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2 बार में आप जरूर डालें। अभी आप आजकल 1 किलो डाल सकते हैं बड़े पौधे में, और उसके बाद आप पेटल फॉल के पास फ्रूट सेटिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये एक तो शेड्यूल हो गया ये नाइट्रोजन देने का, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सही समय है। कुछ लोगों की डिमांड वो आती है कि हमने पोटाश नहीं डाला अभी तक। तो अब अगर आप पोटाश डालेंगे, आप कौन सी डाल रहे हैं, एसओपी, एमओपी। अगर आप एसओपी डाल रहे हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, तो अभी भी उपयुक्त समय है उसका। आप उसको बड़े पौधे में 0.5 kg डाल सकते हैं, और पोटाश को भी आप तोड़ के डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी 100 ग्राम अभी डालूं, तो आप आगे आके जून के आसपास आप एक डोज और डाल सकते हैं, लगभग 200-250 ग्राम का। तो आप उसको स्प्लिट डोजेज में डालिए। जितना भी आप स्प्लिट डोजेज में डालेंगे उतना ही फायदा होगा, और पौधों के लिए अच्छी खुराक मिलेगी और समय समय पे मिलेगी। और हमेशा तोड़ के डालने के रीजन होते हैं कि आपको स्पून फीडिंग करवानी है, क्योंकि एक साथ में पौधा नहीं ले पाता है उतनी चीजें। तो जब आप तोड़ तोड़ के धीरे धीरे डालेंगे तो आप वो उपलब्ध ज्यादा होगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि छोटे पौधों में क्या करें। आपको टोटल आपको जो ये बड़े पौधों का शेड्यूल है वो खादे उसमें भी डालनी है। सिर्फ आप ये काम करेंगे, जो आपके छोटे पौधे लगे हैं उसमें आप हर 15-20 दिन में, चाहे आप कैल्शियम नाइट्रेट 1-1 चम्मच डालिए, 2-2 चम्मच डालिए, मगर डालिए जरूर। 1-1 चम्मच भी बहुत है, बिल्कुल थोड़ा सा 10-10, 15-15 ग्राम करके स्प्लिट डोजेज में आप उसको डालते रहे, जितनी मर्जी बार डालिए पूरे ग्रोइंग सीजन में। तो चाहे आप पाउटी लगाए रहे, रूस्टॉक लगाया है, या आपने 1 साल का 2 साल का पौधा लगाया, उसमें आप जितना ज्यादा नाइट्रोजन देंगे स्प्लिट डोजेज में, उतनी अच्छी वेजिटेशन आएगी, ग्रोथ आएगी, और आपका पौधा स्वस्थ होगा। अब एक क्वेश्चन आया गोबर का, तो आप गोबर भी आजकल अप्लाई कर सकते हैं। गोबर से वॉशर रिटेन होगा और बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। मगर एक चीज और मैं बताऊंगा बागवान साथियों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। वो आता है आपका अभी इंसेक्टिसाइड करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हो सके तो 99% अवॉइड कीजिए इंसेक्टिसाइड को, मत कीजिए। इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मत कीजिए। अभी जितने भी फ्रेंडली कीड़े होंगे वो अभी पैदा हो रहे हैं और आप उसको मार देंगे। चाहे हमारी फ्रेंडली माइट है, चाहे आपके तोता मामा है, चाहे अदर कोई भी है, प्लीज आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इस समय पर ना करें। ना आप शॉपकीपर की सुने, ना आप कंपनी मैन की सुने। सिर्फ आपके अगर वुलिया फीट की बहुत प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में आप स्प्रे कर सकते हैं क्लोरीफोरिफॉस की, अदरवाइज आप ना करें। और इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सॉइल के बारे में बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम खर्चा कहां कर सकते हैं। जब आपके ग्रीन टिप आने लग जाए बगीचों में, उसमें आप आपका जो कैलेंडर है उसमें मार्किंग कीजिए कि कहां पर आज कौन सा दिन है। तो वहां से आप आइडिया लगाइए कि 65 और 70 दिन तक, 70 दिन जब आएंगे वहां तक आपको किसी भी तरह की फंगेसाइड की स्प्रे की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं फैलती। आप यहां भी अपना पैसा बचा। जो मैंने आपको सल्फर की रिकमेंडेशन दी है वो इसलिए होती है कि जो अभी पाउडरी मिल्ड्यू आता है एक डिजीज, उसको वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म करने में कामयाब हो जाता है। 90% से ऊपर आपको सेफ्टी देता है। रस्टिंग की प्रॉब्लम कम आती है। जितने हार्श केमिकल अभी आप छोटे दाने पे डालेंगे या पिंक बर्ड पे डालेंगे, उतने आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा आती रहेगी। और पीजीआर वैसे रस्टिंग के लिए भी है, फ्रॉस्ट के लिए भी है। तो ये सारी चीजों पे काम करेगा एडवर्स कंडीशन में। तो ये तो आपका शेड्यूल था कि आप फंगेसाइड क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और कितने टाइम के बाद आपको इसको करना चाहिए। तो ये तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी सेब से संबंधित थे। अब बात आती है आपकी पियर को लेके, क्योंकि एक
पियर भी एक बहुत अच्छी मार्केट ले रहा है, और मगर पियर मैक्सिमम खराब हो जाती है। सबसे पहला कार्य तो इसमें सर्दी में हो जाता था कि अच्छी प्रूनिंग लाइट के ध्यान रखें, क्योंकि इसकी टहनियां आपस में जब विंड के साथ चलती है तो उसमें रस्टिंग पियर की बात आती है। दूसरी बात आती है कि जो आप अभी HMO डालेंगे, चाहे आप सिल्वर टिप के आसपास या हाफ इंच ग्रीन के आसपास पियर में आप HMO 4 लीटर 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं, उसके साथ भी कुछ मिक्स करने की जरूरत। अब दूसरी बड़ी बात जो ध्यान रखनी है पियर में, बहुत ही अति आवश्यक है, वो है आपका जब आपका पेटल फॉल हो जाता, अर्ली पेटल फॉल पियर में, खास तौर पर सेब में नहीं, पियर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर एक छोटा सा कीड़ा आता है, वो आपको दिखेगा नहीं, नाइट में आता है, वो उसको खुरच देता है वहां से, वो दिखेगा नहीं आपको। बाद में क्या दिखेगा आपको कि वो रस्टिंग आ गई, कहां से आ गई, मैंने तो शेड्यूल फॉलो किया था। तो बागवान साथियों, वो कीड़ा वहां पर आता है जो उसको डैमेज करता है, तो इसीलिए वहां पर एक इंसेक्टिसाइड की, और इंसेक्टिसाइड भी कौन सा, सॉफ्ट वाला, उसका इस्तेमाल आप सेम में भी कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है। मेलाथियोन जो रिकमेंडेशन आती है, आप वहां पे उसको कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सुंडी की प्रॉब्लम आती है सेम में, अगर उसका प्रकोप ज्यादा ही हो जाए तो आप मेलाथियोन की वहां भी स्प्रे करेंगे, और उस कीड़े को मारने के लिए आप पियर में भी करें। पियर में आपको यह ध्यान रखना है कि 15-20 दिन के बाद फिर से आपको हो सके तो आप HMO भी और दोबारा से कर सकते हैं उसमें, प्लस उसमें आप मेलाथियोन भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग का फेस है पियर का वो बड़ा ही सेंसिटिव रहता है। उसके बाद फिर पियर में आपको ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको जो पियर का जो नेक्स्ट स्प्रे की निशानी रहेगी इंसेक्टिसाइड की, वो रहेगी जब आपका मॉनसून आता है तो एक सुंडी आती है जो उसको डैमेज करती है, उसमें टनल सी बनाती है, वहां भी आपको एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। बर्ड ब्रेक में क्या डोडिन, विनोद हिमटा जी का क्वेश्चन है, बिल्कुल डोडिन आप कर सकते हैं, मगर डोडिन का बेस भी सल्फर है, तो जो मैंने बोला कि सल्फर सस्ता है इसलिए आप उस पर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट। डोडिन आप आगे कर सकते हैं, फिर अभी आप डोडिन करके फिर आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, डोडिन आप बाद में डालिए, अभी आप सल्फर डाल दीजिए, मुझे ये लग रहा है सस्ता भी और अच्छा भी है। कैल्शियम नाइट्रेट कितना पड़ेगा बिक्टू जी? तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप डालना चाहते हैं, लगभग 750 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है हमारे पौधे को, और उसके लिए आपको लगभग 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट पूरी साल में डालना पड़ेगा, जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट आप मिक्स करके डालें। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि PGR को लेके के फ्रूट सेटिंग, तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फ्रूट सेटिंग नहीं करता है, ये फ्रूट सेटिंग नहीं करता है, ये एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल बनाता है, एनर्जी देता है, जिससे आपके सेटिंग के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फ्रॉस्ट को कंट्रोल करता है, एनर्जी देता है, वीकनेस खत्म करता है। इसीलिए PGR का अपना रोल है, और जो लगना है वो लगना है आपका पॉलिनेशन ही, पॉलिनाइजिंग वैरायटी को आप अच्छे लगाए, और जब आपका फ्लावर टाइम है तो आप मधुमक्खियों को वहां पर जरूर रखे बक्से अपने बगीचों में, ये सब का दायित्व है, एक एक दो दो ही रखे मगर रखे। थ्रिप्स की बात हो रही थी, अब और भी एक क्वेश्चन आ गया अनु शर्मा चिलेक जी का। तो जो थ्रिप्स है, जब से मैं बागवानी कर रहा हूं लगभग 22-25 साल से, तो मैंने तो अपने जीवन में कभी भी थ्रिप्स की प्रॉब्लम नहीं देखी, ना मैंने इसके लिए कोई स्प्रे की। इसका बड़ा रोल नहीं होता है, होता होना मगर मुझे तो नहीं लग रहा है। वो भी आप चेकिंग कीजिए, अगर 15-20 के ऊपर है आपके थ्रिप्स तो एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें आप फूल जब फ्लावर आएगा तो उसको ऐसे करके झाड़िए, अगर उसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, अगर वो आपको दिखे कि कितनी पॉपुलेशन है तभी करें। मगर एक बड़ी दिक्कत है, जो आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे करते हैं वो सिस्टेमिक होती है, लाइक अलेंटो, तो उससे क्या हो जाता है कि वो मधुमक्खियों को भी मारता है, क्योंकि उसका असर रहता है वो उसके सिस्टम में जाता है। तो इसीलिए आप अवॉइड करें इंसेक्टिसाइड, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि मत कीजिए। बिल्कुल हरीश वर्मा जी, मल्चिंग कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में दिक्कत आने वाली है पानी की। अगर आपको लगता है कि अभी बारिश होगी तो आप अपने जो वो खेत है उसमें आप, या तो आपके पास डिगर है छेद बनाने वाला, छोटा डिगर करके उसमें होल बनाइए वेस्ट जमीन पर बाहर कहीं भी, तो उससे पानी स्टे होगा। या आप नाली काटिए, या आप इस टाइप में कस्सी से कोई एक ऐसे छोटे छोटे गड्ढे पॉट से बना दीजिए बगीचों में, वेस्ट जगह पे, पौधे से बाहर वेस्ट जो जगह है वहां जब आपका स्टोर पानी खड़ा रहेगा तो वो मॉइस्चर क्रिएट करेगा। क्योंकि आने वाला टाइम मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, कहीं लास्ट ईयर की तरह फिर से ड्रॉट ना पड़े, आपको रेन हार्वेस्टिंग का तरीका भी देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन को ले चुके हैं, अभी की जो मैनेजमेंट थी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा।
और आप इसको लाइक तो कर ही रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि वो जो लोग जो जरूरतमंद है। तो बागवान साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप लोग जुड़े। फिर से हम नई जानकारियों को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे और आपसे अपनी जानकारियां साझा करेंगे। आपका प्यार और विश्वास आप बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम पूरी तरह खरा उतरे और फार्मर वेलफेयर में जो भी कार्य है उसको हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान।